पाठशाला में अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस बंगले का चैप्टर, जिस बंगले को कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू के गुणगान के लिए अलॉट कर दिया था। लेकिन 58 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंगले में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की एंट्री करा दी। देखिए चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसे देश के नाम कर दिया। यह म्यूजियम 3 मूर्ति भवन के अंदर बना हुआ है, जहां पहले सिर्फ नेहरू म्यूजियम हुआ करता था। 3 मूर्ति भवन के अंदर ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में देश में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी है। इसमें सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह सब भी है। यहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय की जरूरत क्यों पड़ी, आपके मन में भी आ रहा होगा। नेहरू मेमोरियल के नाम पर पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, इसको थोड़ा समझिए। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ एक प्रधानमंत्री का गुणगान होता था। नाम से ही समझ रहे हैं, नेहरू मेमोरियल तो नेहरू जी का गुणगान। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों का इतिहास दिखाया गया है, क्योंकि यह देश एक आदमी ने नहीं चलाया, एक प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया, सबने बढ़ाया। तो सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र हो रहा है। पहले नेहरू मेमोरियल को सिर्फ एक पार्टी की प्रॉपर्टी बनाया गया। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक पार्टी वाली विचारधारा तोड़ दी गई। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाती थी। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों की यादें संजोई गई। पहले नेहरू मेमोरियल में सिर्फ गांधी परिवार के करीबियों का दबदबा था। अब नेहरू मेमोरियल सोसाइटी में सभी वर्ग के बुद्धिजीवियों को जगह मिली है। यह बदलता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संग्रहालय इतिहास को भविष्य के साथ जोड़ता है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर जरा नेहरू मेमोरियल और क्या क्या हुआ इस देश में आपको बताऊंगा। इस म्यूजियम से स्वतंत्र भारत का इतिहास जाना जा सकेगा। हमने कुछ साल पहले ही संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। यह उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथियों, देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की, उसकी पूर्ति में भरसक योगदान दिया है। उन्हें स्मरण करना स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे। उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष, सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ी को यह भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। यह हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी जरूरी बात कह रहे हैं। चाहते तो अगर अपना ही गुणगान करना होता तो वो भी नेहरू मेमोरियल की तरह एक मोदी मेमोरियल बनवा लेते। पर उन्होंने कहा कि सबको अगर आप जानेंगे, सारे प्रधानमंत्रियों को जानेंगे, उनके स्ट्रगल को जानेंगे, वो किस गरीबी के बैकग्राउंड से आते थे ये जानेंगे, तो इस देश में और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग प्रेरित होंगे और लोगों को लगेगा, गरीब को लगेगा, मैं भी पीएम बन सकता हूं। नेहरू मेमोरियल जिस बंगले में बना है ना, वो है 3 मूर्ति भवन। यह एक वक्त पर प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था। लेकिन यह प्रधानमंत्री आवास कैसे बना और कैसे इसे म्यूजियम में बदल दिया गया, इस हिस्ट्री का चैप्टर भी खोलना जरूरी है।
दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के 1 साल तक सरदार पटेल जैसे अपने कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लुटियंस के एक बंगले में रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक पंडित नेहरू को महात्मा गांधी को यह दिखाना था कि प्रधानमंत्री पद पर उन्हें चुनकर गांधी जी ने गलती नहीं की, पद का खुमार उन पर है ही नहीं। वो तो बहुत सरल स्वभाव के हैं, जैसे सब रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रह रहा हूं। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में अधिकतर नेता सरदार पटेल को पीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ही पीएम के लिए तय कर चुके थे, उन्हें ठीक लगा, उन्होंने कर दिया। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू को शायद लगा कि अब उन्हें लुटियंस के साधारण बंगले में रहना किसी को दिखावा करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नया बंगला चुना। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि वो 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होंगे, जहां ब्रिटिश राज में सेना के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। 3 मूर्ति भवन के बड़े बंगले में पंडित नेहरू के शिफ्ट होने का मकसद यह भी था कि वो कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के बीच खुद को सर्वोपरि दिखाना चाहते थे। मतलब मैं नेहरू हूं, तुम थोड़ा एक स्टेप नीचे रहो, सबके साथ कैसे, बंगला अलग होना चाहिए ना, मैं पीएम हूं भाई। इससे आगे की हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जब 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो तब के एक औरंगजेब रोड के जिस बंगले में रहते थे उसे उनके नाम पर म्यूजियम में बदल दिया जाए। किसी को नहीं लगा कि पटेल मेमोरियल बना देते हैं, किसी को नहीं। पटेल जी का योगदान जो है उस देश में कम थोड़ी है। यह अलग बात है कि आपको उस तरह से बताया नहीं गया, अब 2014 के बाद बताया जाता तो लोग पटेल के बारे में जानते हैं। और अगर महात्मा गांधी ने ना कहा होता तो देश के पहले पीएम भी सरदार पटेल होते। लेकिन चलिए वो हिस्ट्री की बात हो गई, नेहरू जी बन गए तो बन गए। लेकिन मैं आपको बता ये रहा था कि पटेल जी का घर जो है वो पटेल मेमोरियल नहीं बना, किसी को ध्यान नहीं आया। लेकिन 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो 3 मूर्ति भवन का बंगला जहां नेहरू पीएम के तौर पर रहा करते थे उसे म्यूजियम बना देने का फैसला कर लिया गया। अच्छा, यह भी बहुत हैरानी की बात है कि पंडित नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री भी 3 मूर्ति भवन के बंगले में रहने के लिए नहीं गए, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास था। मतलब पीएम का घर है, एक पीएम की मृत्यु हुई तो दूसरा पीएम वहां जाकर रहेगा नहीं। रसूख यह था कि अब वो नेहरू मेमोरियल बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री एक मोतीलाल प्लेस के अपने छोटे से बंगले में रहते थे और 3 मूर्ति भवन को 1964 में म्यूजियम में बदल दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री का ऑफिस। अब आप सोचिए नरेंद्र मोदी जिसमें रह रहे हैं, कुछ लोग सेंट्रल विस्टा चिल्लाते थे कि मोदी जी अपना बंगला बना रहे हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री का ही घर रहेगा इनके बाद जो आए। ऐसा नहीं होगा कि मोदी मेमोरियल बन जाएगा, लेकिन नेहरू मेमोरियल बन गया। अच्छा, नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया था तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तब के शिक्षा मंत्री एमसी चागला और तब की सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी। पूरी दुनिया में तब ऐसा कहीं नहीं होता था बॉस कि सरकारी आवास को ही म्यूजियम में बदल दिया जाए, पीएम आवास को ही म्यूजियम में बदल दिया जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस को आप जानते हैं ना, वहां के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में म्यूजियम में बदला नहीं गया व्हाइट हाउस को। आज भी जो बाइडेन भी उसी व्हाइट हाउस में रह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस जो है कि भाई हमारे पहले राष्ट्रपति थे तो इनके नाम पर अब कर दो, उसको मेमोरियल बना दो, ये अमेरिका में नहीं हुआ। लेकिन भारत में नेहरू जी उस बंगले में रह गए तो अब वो नेहरू मेमोरियल बना दिया। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में सिर्फ पूर्व तानाशाह लेनिन के कमरे पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी क्रेमलिन में आधिकारिक काम होते हैं, वहां भी म्यूजियम नहीं बना। चीन के पूर्व शासक माओ जेडोंग के बीजिंग में आधिकारिक निवास को कभी म्यूजियम में नहीं बदला गया। ब्रिटेन में पीएम के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 1732 से ब्रिटेन का हर प्रधानमंत्री रहा, कभी उसको मेमोरियल नहीं बनाया गया। आज भी बोरिस जॉनसन उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। इकलौता इंडिया है जहां नेहरू जी जिस बंगले में रह गए उसमें और कोई पीएम नहीं रहा, उसको नेहरू मेमोरियल बना दिया गया।
और कोई बोलने वाला नहीं था कि क्यों, ये तो प्रधानमंत्री का आवास है। लेकिन भारत में जिस तरह सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास तय किया गया, उसी में म्यूजियम में बदल दिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन का मेमोरियल वॉशिंगटन में उनके पुश्तैनी घर माउंट वर्नन में है। मेमोरियल बना लेकिन उनके पुश्तैनी घर में बना, देश की संपत्ति पर नहीं बना। इसी तरह से पंडित नेहरू का पुश्तैनी घर आनंद भवन इलाहाबाद में है, वहां ही नेहरू म्यूजियम बनाना चाहिए था। लेकिन 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल में बदलने के पीछे मकसद यही था कि नेहरू के फॉलोअर्स नहीं चाहते थे कि ये प्रतिष्ठित बंगला भविष्य के किसी प्रधानमंत्री के पास जाए। नेहरू जी रहे हैं भाई, उसमें तुम रहोगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के नियमों के मुताबिक इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बने थे। पीएम मोदी के आने के बाद नेहरू मेमोरियल सोसाइटी में क्या बदलाव हुए, आपको यह भी जानना चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनों का किया हुआ सुधार रहे हैं, वो देखिए। नेहरू मेमोरियल सोसाइटी की वर्किंग स्टाइल में बदलाव आया जब पीएम उसके मुखिया बने। 2014 से पहले म्यूजियम में सिर्फ नेहरू की तस्वीरें होती थी। 2017 में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों की प्रदर्शनी लगी। 2014 में एनएमएमएल सोसाइटी से सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया। एनएमएमएल सोसाइटी में सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। 2019 में एनएमएमएल सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया। फिलहाल सोसाइटी में एक भी कांग्रेस सदस्य नहीं है, पहले सब कांग्रेस के ही होते थे ज्यादातर। पीएम मोदी ने नए संग्रहालय के डिजाइन के लिए भी आइडिया दिया। संग्रहालय का जो डिजाइन आप देख रहे हैं उसके पीछे पीएम मोदी का ही विजन है, सुनिए। इसकी डिजाइन क्या हम जो वर्तमान डिजाइन है भवन की उसके अनुरूप ही एक डिजाइन बना लें या कुछ अलग से करें। तो यह चर्चा के दौरान आप कह सकते हैं कि एक दिशा मिली वर्तमान प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन बने कि जहाँ पर हम चक्र को प्रदर्शित कर सकें, जिसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होते हुए भी एक शक्ति प्रदर्शन का हो। उस चक्र के साथ जो अलग अलग आपने अभी संकेत दिया कि सपोर्टिंग वॉल्स हैं, तो उसको इसलिए भी उचित पाया गया कि वह कहीं न कहीं हमारे लाखों करोड़ों लोग जो कि इस देश के विकास में हिस्सा लेते हैं, जुड़े हैं, जो कि इसके सपने को साकार करते हैं, उनका एक तरीके से सपोर्ट मिल सके। तो वही विचारधारा लोगो बनाने में भी हुई कि लोगो किस प्रकार हो। तो आप देखेंगे कि लोगों को, चक्र को एक सपोर्ट मिल रहा है और आप उसको कह सकते हैं कि वो हाथ और उंगलियों का सपोर्ट है। इस देश में सालों साल तक बहुत अजीबोगरीब परंपरा चली। सारे अवार्ड गांधी परिवार के नाम पर रख दो, सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम ज्यादातर गांधी परिवार के नाम पर रख दो, खेल रत्न भी राजीव गांधी के नाम पर रख दो, म्यूजियम नेहरू जी के नाम पर बना दो। एक ही परिवार के इर्द गिर्द दुनिया ऐसी बुनी गई, इतिहास ऐसा लिखा गया कि आपको ऐसा लगे कि बस सब यहीं से हुआ और तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम 2014 के बाद यह बदला। अच्छा, प्रधानमंत्री संग्रहालय क्यों अनोखा और खास है, यह भी आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की लागत 271 करोड़ रुपए की लगी और म्यूजियम का डिजाइन उभरते भारत का प्रतीक है। म्यूजियम के लोगों में जो लोगो है वहां पर, उसमें बना धर्म चक्र लोकतंत्र का प्रतीक है। म्यूजियम में 40 से ज्यादा गैलरीज हैं, 4000 लोग एक साथ घूम सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस सब का इस्तेमाल किया गया है। मल्टी टच, इंटरैक्टिव कियोस्क, काइनेटिक स्टैच्यू सब बने हुए हैं। जगह जगह इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई है। मतलब जो युवा है ना, जो इस देश की का भविष्य है, वो आए तो उसको लगे कि अरे कमाल का है, क्योंकि उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी होती है तो उसको फील आता है, उसको मजा आता है।
और उस फील के साथ जब वो इनको देखेगा, इन प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, तो देश पर गर्व करेगा और उसके अंदर भी आएगा कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। ये है सोच, ये नहीं कि खाली नेहरू जी के बारे में बता दो। प्रधानमंत्री संग्रहालय अपने आप में अनोखा है। इसका डिजाइन धर्मचक्र से प्रेरित है और इसके साथ जो आप सपोर्ट देख रहे हैं वो करोड़ों देशवासियों के सपोर्ट का प्रतीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले बड़ी एलईडी स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर वाटरफॉल डिजाइन में संग्रहालय का लोगो दिखाई देता है। यह एलईडी स्क्रीन है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में 40 से ज्यादा जो गैलरीज हैं, उनमें हर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, जैसे आप ये देख रहे हैं, और उनके योगदान के बारे में बताया गया। जवाहरलाल नेहरू का भी है, ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया। गुलजारी लाल नंदा से लेकर एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें लगाई गई। म्यूजियम के अंदर जो सबसे खास बात है वो छत पर लगी विशाल एलईडी, जिस पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीनों कलर लहराते हुए दिखाई देते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए तिरंगा लहरा रहा है। देश की बात हो रही है, एक परिवार की बात नहीं हो रही, यह गर्व की बात है। तो इसीलिए नेहरू मेमोरियल में मैं कह रहा था कि अब सारे प्रधानमंत्रियों की एंट्री हो गई। क्या कीजिएगा, देश बदल रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बदल तो रहा है।